कैसे हैं आप सभी लोग? आएगा, 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 समझ में आएगा। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अभी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा है। और आज कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर 2 है। कल हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर 1 स्टडी किया था। और आज हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लेक्चर 2 में आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। अगर एस्टर दिया रहेगा तो एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा। ठीक है। एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा। तो चलिए बाकी जो है हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है। सेंटअप एग्जाम का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन आपको जो असाइनमेंट अपलोड किया गया है वहां से आप उसका आंसर जो है देख सकते हैं। ठीक है। उसका क्वेश्चन जो है बैच में नहीं कराया जाएगा क्योंकि वो अपलोड किया गया है, वहां से पीडीएफ से आप देख सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक का भी अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। टॉपिक है एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर। ठीक है। तो एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम लोग देखेंगे बउआ कि एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे कि एस्टर, क्या आपको जानकारी है कि एस्टर का मूलक समूह क्या होता है। मूलक समूह यानी क्रियाशील समूह क्या होता है। आइए जिन बच्चे को नहीं जानकारी है यहां पर रफ में इस बात को समझ लीजिए कि एस्टर एस्टर का जो है मूलक समूह क्या होता है। एस्टर का मूलक समूह एस्टर का मूलक समूह जो है COOR होता है। ठीक है बउआ। और इसका सूत्र जो होता है वो RCOOR होता है। अब दोनों अल्काइल समान या असमान हो सकते हैं। ये जो दोनों अल्काइल है R, ये दोनों अल्काइल या तो समान हो सकता है या असमान हो सकता है। तो इसलिए एगो अल्काइल को हम लोग R लिखते हैं और एगो अल्काइल को R डैश लिखते हैं। एक अल्काइल को R लिखते हैं और एक अल्काइल को R डैश लिखते हैं। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी है। तो दो अल्काइल होता है और इसका जो है IUPAC नेम का फ्रेम होता है। इसका IUPAC नेम का फ्रेम होता है अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट। ठीक है। यहां पर जो अल्काइल होता है इस अल्काइल को अल्काइल के जगह पर लिख देते हैं और मूलक समूह से कार्बन की संख्या से गिन करके अल्केनोएट बनाते हैं। यहाँ पर जो अल्काइल होता है उसको अल्काइल के जगह पर लिख देते हैं और मूलक समूह से कार्बन की संख्या को गिन करके अल्केनोएट बनाया जाता है। मूलक समूह से कार्बन की संख्या को गिन करके अल्केनोएट बनाया जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए
तो अल्काइल अल्केनोएट होता है, ठीक है। तो एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण समझ लीजिए और देख लीजिए। तो जब एस्टर का हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं, ठीक है, एस्टर का जब हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एस्टर का जब हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए एरो का साइन दे करके यहां पर जो है मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं कि एस्टर के जलीय अपघटन के फलस्वरूप, एस्टर के जलीय अपघटन के फलस्वरूप, जलीय अपघटन के फलस्वरूप, जलीय अपघटन के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एस्टर के जलीय अपघटन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एस्टर के जलीय अपघटन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। तो एस्टर के जलीय अपघटन के एस्टर के जलीय अपघटन के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए जब हम लोग एस्टर का जलीय अपघटन कराते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर एथिल एसीटोट, एथिल एसीटेट ले लेते हैं। ये जो है आपका एक क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल, इसको हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जी? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल का निर्माण, एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल का निर्माण। ये जो है मैंने क्वेश्चन ले लिया कि एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5। ये एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है, एथिल एसीटेट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए बउआ ध्यान दीजिएगा। तो एथिल एसीटेट का हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे, एथिल एसीटेट का हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे H+ के प्रेजेंस में। H2O से जब रिएक्शन कराएंगे H+ के प्रेजेंस में तो H2O जो है H+ और OH- में टूट जाएगा। H2O जो है वो H+ और OH- में टूट जाएगा और यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर होगा आपका C2H5+ और O पर हो जाएगा माइनस। तो माइनस के साथ कौन आएगा? प्लस। माइनस के साथ कौन आएगा? प्लस। COOH और C2H5+ के साथ आएगा OH-। C2H5+ के साथ क्या आएगा? OH-। तो इसे हम लोग बोलेंगे एसिटिक अम्ल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एथेनॉल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल होगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल होगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा बउआ एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट से बन गया एसिटिक अम्ल और एथेनॉल, ठीक है। तो एस्टर का मूलक समूह होता है COOR और इसका फॉर्मूला बनाना होगा तो आगे भी याद लगा देंगे
अब दोनों अल्काइल जो है वो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ये दोनों अल्काइल समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, इसलिए एक वो अल्काइल को आर डैश हम लोग कर देंगे और आईयूपीएसी नेम का प्रेम हो जाएगा अल्काइल अल्केनोएट। आईयूपीएसी नेम का फ्रेम हो जाएगा अल्काइल अल्केनोएट। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे। इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे बउआ। अब आप जो है इस बात को समझिएगा, इसे आप लोग समझिएगा बउआ आगे। ठीक है, अम्लीयता को समझिएगा। अगला नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता पढ़ने जा रहे हैं। अगला नंबर जो टॉपिक है वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता। अगला नंबर जो टॉपिक है वह है हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब हम लोग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अब हम लोग स्टडी करेंगे बउआ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह अम्लीय क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है यह H+ मुक्त करता है और कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह H+ मुक्त करता है और कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। RCOO- को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। तो H+ मुक्त करने के कारण हाइड्रोजन आयन इसको आप बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन आप इसको बोलते हैं, और इसी हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। इसी हाइड्रोजन आयन को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और H+ मुक्त करता है। तो H+ मुक्त करने के कारण, H+ मुक्त करने के कारण इसे अम्लीय प्रकृति का कहा जाता है। H+ मुक्त करने के कारण इसे हम लोग अम्लीय प्रकृति का कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि भाई यहां से आपका जो है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहां से एराइज करता है कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? अब आपको इसमें तुलना करके बताना है, अब आपको इसमें तुलना करके बताना है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? इसका कारण बताना है। ठीक है, इसका कारण बताना है कि क्या कारण है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। चलिए, मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम पढ़ा दिया है आप सभी लोगों को। मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम पढ़ा दिया है आप सभी लोग को। तो क्या कोई बच्चा जो है
कमेंट में मेरे को बता सकता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? क्या कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है जी। जल्दी से कमेंट कीजिए। वही वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तो नहीं पता है या भूल गए हैं? भूल गए हैं, पता तो है ही, हम तो सबको बता ही हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है मीथेनोइक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है मीथेनोइक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? ठीक है, तो आ जाइए बउआ, आइए इसके आंसर पर आ जाइए, ठीक है, इसके आंसर पर आ जाइए। ये हो गया आपका फॉर्मिक अम्ल, HOO और H, ये हो गया, इसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम है बउआ फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और H3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। H3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दे सकता है, या मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल लिख करके भी पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, आ जाइए बउआ। तो फॉर्मिक अम्ल में, फॉर्मिक अम्ल में देखिए यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन ज्यादा जो है लिखा गया है, वो उधार देते हैं OOH। अम्ल, अम्ल करता क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है जी? तो H+ मुक्त करता है। वह अम्ल इसलिए कहलाता है कि वह H+ क्या करेगा? मुक्त करेगा। और H+ कब मुक्त होगा? H+ कब मुक्त होगा? H+ तब मुक्त होगा जब ये बॉन्ड, बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तब ये दोनों बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो O पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और H पर कैसा? प्लस आ जाएगा। अब बताइए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड कब तोड़ेगा? जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसको माइंड में बैठा लीजिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तब तोड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तब तोड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तब तोड़ेगा जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। जैसे आप ही सोचिए, आप अगर दो पार्टनर हैं, देखिए जी, अगर आप दो पार्टनर हैं, ठीक है, दो पार्टनर हैं, तो दोनों पार्टनर के बीच में बेईमानी कब होगा? जब किसी पार्टनर के पास जो है, जब किसी पार्टनर के पास पैसे की कमी होगी, ठीक है। अगर दोनों पार्टनर को कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है तो बेईमानी करने को नहीं सोचेगा, ठीक है। वही बात है यहां पर भी,
तो यहां पर देखिए ये जो है इधर यह कार्बोक्सिलेट आयन कहलाता है। ये जो C+O- है इसको मैंने ऊपर में बताया है, इसको हम लोग कौन सा आयन बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे। कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे, इसको हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे। ठीक है, C+O- को कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। इसको हमने जो है ऊपर में बता दिया है, कार्बोक्सिलेट आयन यह कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब कार्बोक्सिलेट आयन से जो जुड़ा हुआ तत्व है वह है हाइड्रोजन, और यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन से जो जुड़ा हुआ भाग है वह है आपका मिथाइल भाग। मिथाइल है CH3, जो कार्बोक्सिलेट आयन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलेट आयन से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इस कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थाई करने का काम जो है वो नहीं करता है, जबकि मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। मिथाइल जो है जिससे जुड़ा रहता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है। अब मिथाइल इधर से कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन देगा, मिथाइल इधर से कार्बोक्सिलेट आयन को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो यह अस्थाई हो जाएगा और H+ मुक्त करने की इसकी प्रवृत्ति जो है वो घट जाएगी। जबकि यहां पर जो है, यहां पर H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति उसी प्रकार से बनी रहेगी, उसी प्रकार से यहां पर H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता क्यों घट जाती है? क्योंकि यहां पर जो है मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसलिए यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो अस्थाई हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाता है? अस्थाई हो जाता है, और यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन अस्थाई हो जाता है, अस्थाई रहता है। यह अस्थाई क्यों होता है? क्योंकि मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन देता है। मिथाइल जो है वह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। यह मिथाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। मिथाइल इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो होता है जिससे जुड़ा रहता है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, इसलिए यह अस्थाई हो जाएगा। माइनस चार्ज इसका घटेगा, यह अस्थाई बनेगा और H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति घट जाएगी, यानी अम्लीयता इसकी घट जाएगी। यही जो है इसका कारण है। क्या बताइए आप सभी लोग, आप सभी बच्चे जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जो बातें कही गई, समझाई गई, वो बातें आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? वो बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, ये माइनस चार्ज को जो कम करेगा इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, वो इसकी अम्लीयता घटाएगा। और जो माइनस चार्ज को कम नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन देकर, वह अम्लीयता जो है वो बढ़ाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जिसके कारण फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता अधिक होती है। और एसिटिक अम्ल में ये मिथाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कहा जाता है, मतलब जिससे जुड़ा रहता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसको जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति इसकी घट जाएगी, इसलिए इसकी अम्लीयता जो है वो कम हो जाती है। इसलिए इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो आइए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में उपस्थित, एसिटिक अम्ल में उपस्थित मेथिल समूह, मेथिल समूह यानी CH3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है जो
तो कार्बोक्सिलेट आयन पर, जो कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन देकर 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 उसे अस्थाई से अस्थाई बनाने का कार्य करता है, अस्थाई बनाने का कार्य करता है। इसके कारण के कारण इसमें H प्लस मुक्त करने की प्रवृत्ति, इसके कारण इसमें H प्लस मुक्त करने की प्रवृत्ति हट जाती है। H प्लस मुक्त करने की प्रवृत्ति हट जाती है। अर्थात यह फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा इस अम्ल की अपेक्षा फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा किसकी तुलना कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मिक अम्ल से। अर्थात यह फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा कम अम्लीय होता, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा कम अम्लीय होता है, ठीक है, यही कारण होता है। चलिए तो समझ जाइएगा कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है जिसके कारण यह अस्थाई बन जाता है और इसलिए H प्लस मुक्त करने की प्रवृत्ति इसकी कम हो जाती है और यह जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर H प्लस मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए यह कम अम्लीय और यह अधिक अम्लीय। जो जितना जल्दी H प्लस देगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है ऑक्सीजन को, इसलिए हाइड्रोजन को भगा देता है H प्लस बना करके और इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और यहाँ पर ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलता है जिसके कारण H प्लस को नहीं भगाता है, जिसके कारण से H प्लस को नहीं भगाता है। ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलता है जिसके कारण H प्लस को भगाने की प्रवृत्ति इसकी थोड़ी घट जाती है, भगाएगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे भगाएगा, इसलिए इसकी अम्लीयता घट जाती है और यह कम अम्लीय होता है, ठीक है। इसी पर एक और क्वेश्चन है बउआ, इसी पर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से क्लोरोएसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? क्लोरोएसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? इसका कारण क्या है? एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? इसका कारण क्या है? ठीक है, चेंज कीजिए। तो क्लोरोएसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? ठीक है।
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? ठीक है, क्लोरो एसिटिक अम्ल से अधिक अधिक अम्लीय होता है क्यों? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3C OH, और क्लोरो एसि अभी भी साउंड नहीं जा रहा है। ऑन रखिए। ठीक है, क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल अब ना आएगा, अब जो है जब बाद में है तब से ना। क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अधिक अम्लीय होता है क्यों? ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये CH3C OOH हो गया, एच पर प्लस हो गया, एच पर प्लस हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, और यह मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहलाता है। मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहलाता है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहलाता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है ये क्लोरो एसिटिक अम्ल है, ये क्लोरो एसिटिक अम्ल है बउआ। ठीक है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, और ये हो गया आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसका नाम हो गया क्लोरो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा करके H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या कर देता है? घटा देता है। और यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है यह इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींचाता है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। और यहां पर मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। तो यह जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यह जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर इस बॉन्ड या बॉन्ड टूटने का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटने का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जब यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़ करके अपनी तरफ खींच लेगा। जब मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, बढ़ेगा तो H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति जो है वो घट जाएगी, यानी अम्लीयता जो है आपकी घट जाएगी। ठीक है, यही कारण होता है। अब इसी बात को जो है हम लोग यहां पर लिख लेंगे, इसी बात को हम लोग यहां पर लिख लेंगे बउआ। ठीक है, कैसे लिखेंगे? आइए देखिए, लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में उपस्थित, एसिटिक अम्ल में उपस्थित मेथिल समूह, एसिटिक अम्ल में उपस्थित मेथिल समूह H3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। एसिटिक अम्ल में उपस्थित मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल में उपस्थित मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, जो जो कार्बोक्सिलेट आयन
जो कार्बोक्सिलेट आयन के अस्थायित्व को अस्थायित्व को अस्थायित्व को बढ़ाकर कार्बोक्सिलेट आयन के अस्थायित्व को बढ़ाकर 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 उसकी अम्लीयता कम कर देता है। कार्बोक्सिलेट आयन के अस्थायित्व को बढ़ाकर उसकी अम्लीयता घटा देता है, उसकी अम्लीयता घटा देता है। ठीक है। जबकि जबकि क्लोरोएसिटिक अम्ल में जबकि क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरोएसिटिक अम्ल में उपस्थित येल समूह -I सदस्य होता है, -I सदस्य होता है, और -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है। ठीक है। ये Cl जो होता है वो -I सदस्य होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, जो जो कार्बोक्सिलेट आयन जो कार्बोक्सिलेट आयन जो कार्बोक्सिलेट आयन आयन के अस्थायित्व को कम कर अम्लीयता को बढ़ा देता है, कम कर अम्लीयता को बढ़ा देता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन यह खींचता है, जिसके कारण H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अम्लीयता को बढ़ाता है। अतः क्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल अतः क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ, ठीक है। देखिए, ये सभी चीजें समझ करके लिखने वाली होती है। आपको जो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसको जो है समझ लेना है, माइंड में सेट कर लेना है, और समझने के बाद जो होता है ये भाषा अपने से लिखा जाता है। हम आपको जो है कुछ भाषा लिख रहे हैं, किताब में कुछ भाषा रहता है, तो हम सोचते हैं कि किताब वाली भाषा से आसान भाषा जो है आप लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। ठीक है। तो आप इस चीजें को समझ लीजिए, और दिन आफ्टर आप जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अभी मार्केट में ऐसे जो गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक है। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक है जिनका कि बहुत सारा आंसर गलत है। ठीक है। जैसे मैं कुछ लोग जो है मेरे ऑफिस में सैंपल पहुंचाए थे, तो उसको मैं बैठे बैठे देख रहा था, तो उसमें बहुत सारा आंसर जो है वो गलत मिला है, जिसके बारे में मैं जो है आप लोगों को एक दिन जो है बता दूंगा। उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा कि अगर वो प्रकाशन का बुक आपके पास होगा तो वो आंसर जो है वो गलत है उसमें। ठीक है। तो आपको जो है केवल प्रकाशन की किताब का पर जो है सही आंसर पर डिपेंड नहीं रहना है। ज्यादा जो है ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है वो गलत ज्यादा रहता है। ठीक है। तो इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं जो है आप लोगों के सामने कुछ जो है कुछ नोमेनक्लेचर प्रस्तुत कर रहा हूँ, नोमेनक्लेचर प्रस्तुत कर रहा हूँ बउआ। इसको जो है आप समझिएगा। कैसे?
पहला जो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, पहला जो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है आंसर बता पाते हैं, कौन कौन लोग जो है वो जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो पहला नोमेनक्लेचर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा बउआ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का आयुपीएसी नेम लिखें। और आयुपीएसी नेम जो है मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ा दिया है। निम्नलिखित का आयुपीएसी नेम लिखें। और आयुपीएसी नेम मैंने जो है आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है जी। ठीक है, हाँ, आयुपीएसी नेम मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है। तो आइए, पहला जो क्वेश्चन है वह है ये श्री HOH COOH। जल्दी से आप लोग आंसर बना करके तैयार रहिएगा। मेरे क्वेश्चन लिखने में जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए, जो चीज नया आपके लिए है उसको याद कीजिए। ठीक है, जब तक वो बातें नहीं याद कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा। जो बातें आज आपको बताया गया, आज जो बातें समझाया गया, उसको पहले रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके उसको याद कीजिए। ठीक है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मैंने ये करवा दिया है। ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप सभी लोग को करवा दिया है। तो आयुपीएसी वाला में इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अगला नंबर है ClCH ClCOOH। ठीक है, थर्ड नंबर, फोर नंबर आ जाइए। फोर नंबर जो क्वेश्चन है, फोर नंबर जो क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि फर्स्ट नंबर का आयुपीएसी नेम क्या होगा। फर्स्ट नंबर का आयुपीएसी नेम क्या होगा, जल्दी से बताइए। फाइव नंबर, फोर नंबर के बाद फाइव नंबर क्वेश्चन है जी। फाइव नंबर क्वेश्चन है, ये श्री C++O2COOH। और सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है टार्टरी अम्ल, टार्टरी अम्ल, टार्टरी अम्ल का आयुपीएसी नेम बताना है। टार्टरी अम्ल का आयुपीएसी नेम बताना है। ठीक है, तो टार्टरी अम्ल कहते किसको हैं, तो देखो ये जो है टार्टरिक अम्ल होता है CHOH ये टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इन सब का जो है, इन सब का जो है आपको जो है आयुपीएसी नेम बताना है। इन सब का जो है आयुपीएसी नेम बताना है कि आयुपीएसी नेम इन सब का क्या होगा। ठीक है, गौर कीजिएगा यहां पर बउआ। क्या फर्स्ट नंबर का आप सही आंसर बताए हैं, कमेंट किए हैं आप लोग। फर्स्ट नंबर का सही आंसर बताए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए फर्स्ट नंबर का। अभी तक किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। देखिए, हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3।
इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? प्रोपेन, और प्रोपेन में क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, यह इसका IUPAC नेम बनेगा। OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन से अल्केन बनेगा प्रोपेन, प्रोपेन में ओइक अम्ल। IUPAC वाला वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा जिनको भी दिक्कत होगा, ठीक है। इसका जो है बिल्कुल उसमें बनवाया गया है सेम टू सेम। इसका देखिए IUPAC नेम, मूलक समूह के कार्बन को 1 नंबर मानेंगे, और यह हो गया 2 नंबर कार्बन। क्लोरीन पर नंबरिंग नहीं होगा, केवल नंबरिंग कार्बन पर होता है, क्लोरीन पर नंबरिंग नहीं होता है, केवल कार्बन पर नंबरिंग होगा। तो यह दोनों साइड चेन हो गया, तो IUPAC नेम हो जाएगा इसका 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो। 2 गो कार्बन से एथेन, और एथेन में ओइक अम्ल लगा देंगे, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथेन में ओइक अम्ल लगा देंगे, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इधर में जो है, इधर में देखिए नंबरिंग 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन। 1 पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए प्रत्यय लगा देंगे ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए प्रत्यय लगा देंगे ओइक अम्ल। इसका IUPAC नेम देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल OH, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4। इसका नाम होता है ऑक्सी, इसका नाम होता है ऑक्सी। तो लिखेंगे 3 ऑक्सी, 3 ऑक्सी, 3 ऑक्सी। टोटल कार्बन 4 गो, टोटल कार्बन 4 गो, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 ऑक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 ऑक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखिए OH, OH, OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कहाँ कहाँ है? साइड चेन की तरह है, तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी का नाम लिखेंगे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है, 4 कार्बन से अल्केन होता है ब्यूटेनोइक अम्ल, 4 कार्बन से अल्केन ब्यूटेन। और 1 मिनट बउआ, 4 कार्बन से ब्यूटेन हो गया, और ओइक अम्ल कहाँ कहाँ है? तो 1 पर है और 4 पर है, 1,4 डाई ओइक अम्ल, 1,4 डाई ओइक अम्ल हो जाएगा ना। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1,4 डाई ओइक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। ये जो है ये आपका जो है IUPAC नेम हो गया, ठीक है। बताइएगा तो वो नहीं। चलिए, तो आप सभी बच्चे लोग ये 6 IUPAC नेम जो आपके सामने है, ठीक है, और आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, आप इसका जो है कॉमन नेम जो है पता करके लाइएगा। जैसे इसका कॉमन नेम हमने बता दिया, तो इसका कॉमन नेम आप पता कर लीजिएगा कि ये फर्स्ट नंबर कॉमन नेम दे करके भी ये पूछ सकता है क्या इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है।
और यहां तक आप सभी बच्चे जो है कमेंट करके बता दीजिए कि क्या जो है आज ये IUPAC नेम जो है आपको पूरा का पूरा समझ में आया, पूरा का पूरा IUPAC नेम समझ में आया। जल्दी से आप सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके हमें बता दीजिए कि क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया। जल्दी से रिप्लाई कीजिए बउआ लोग। चलिए